कर रहे हैं फिर से मेरी नई सीरीज स्ट्रगल ऑफ नॉन वाइट एंड ब्लैक इन स्पोर्ट्स। पिछले वीडियो में हमने बात की थी वेस्ट इंडीज़ की। इस बार हम बात करेंगे कि क्या है कि 21 साल का बैन ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका पे किस तरीके से लगा 21 साल का बैन। पहले जानते हैं साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री के बारे में। साउथ अफ्रीका इतना पुराना देश है जो कि जहाँ पर सबसे पुरानी जाति जो ह्यूमंस की सबसे पुरानी सिमिलर मिलने वाली जाति ऑस्ट्रोपिथेसिस वहाँ पाई जाती है। 3 मिलियन ईस्वी पूर्व ये जाति पाई जाती थी, जिसे ह्यूमंस की सबसे क्लोजेस्ट जाति माना गया। इन्हीं में से निकली एक जाति सैंड जाति, जो कि अंडे के छिलके, हाथी के दांत और लोहे के सोने का व्यापार करा करती थी। इसके बाद उपनिवेशिक काल में 1652 में डच यहाँ पर आते हैं और डच यहाँ पर आकर अपना राज करते हैं। इसके बाद अंग्रेजों का राज स्टार्ट होता है। अंग्रेजों को 2 बार डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने हराया। पहली बार 1793 में और दूसरी बार 1806 में पूरी तरीके से डच को समाप्त किया। लेकिन वहाँ पर इन दोनों की राइवल्स चलती रही। 1800 के विवाद के बाद 19वीं शताब्दी में यहाँ पर कई सारे युद्ध हुए, पर 1910 में सबसे लोकप्रिय युद्ध हुआ वो डच पोरस वर्सेस ब्रिटिश के बीच में, जिसके बाद ब्रिटिश ने उन्हें हराकर यहाँ पर जितने भी कॉलोनीज थी साउथ अफ्रीका की उनको मैनेज करना स्टार्ट कर दिया और जितनी भी कॉलोनीज थी उन सबको एकजुट करके ब्रिटिश कॉलोनीज बना दी। धीरे धीरे ब्रिटिश अपने रियल रंग में यहाँ पर आने लगे, क्योंकि यहाँ पर लोहे के सोने की बिक्री होती थी, हाथी के दांत की बिक्री होती थी और धीरे धीरे उन्होंने इन्हीं व्यापार पर कब्जा भी करना स्टार्ट किया और जो व्यापार वहाँ के ब्लैक्स किया करते थे उनको भी हड़पना स्टार्ट किया और धीरे धीरे अपना प्रकोप क्रूरटी स्टार्ट कर दी। उसके बाद थोड़े दिनों बाद ये एक ब्लैक के ऊपर अत्याचार करने वाली कंपनी भी बनती चली गई। धीरे धीरे क्योंकि मेजॉरिटी में ब्रिटिश ज़्यादा थे तो वहाँ पर कुछ लॉज ऐसे आए जो कि अनमानवीय या अनह्यूमन भी होते जा रहे थे। द नेटिव लैंड एक्ट ऑफ 1930 codified discriminatory laws against black एंड ब्लैक को जब भी कहीं जाना होता था या फिर वाइट कॉलोनीज में जाना होता था तो हमेशा उन्हें अपने ही देश में पहचान को या पहचान पत्र को रखना होता था। आइडेंटिटी उनको हमेशा अपने साथ लेके चलनी होती थी। इन्हीं क्रूरटी इन्हीं सभी चीज़ों से ब्लैक्स बहुत दुखी होने लगे और इन्हीं अत्याचारों को सह ना सके। समय बीतता गया। उन्हीं दौरान में वहाँ पर गांधी जी भी पढ़ रहे थे और पढ़ते समय उन्होंने कई सारे आश्रम्स वहाँ पर खोले थे और नॉन हिंसा नॉन वायलेंस की मुहिम भी वहाँ पर चलाई थी। आफ्टर सम टाइम ऑल ब्लैक्स आर इंस्पायर्ड बाय गांधी जी नॉन वायलेंस मुहिम और यहाँ के मेन लीडर नेल्सन मंडेला भी उन्हीं से इंस्पायर्ड होकर एडमायर किया गांधी जी को। वो मानते थे कि गांधी जी उनके आइडियल हैं और वो कभी मिले नहीं, लेकिन दोनों की आइडियोलॉजी सेम थी और आगे चल के नेल्सन मंडेला ने ही साउथ अफ्रीका को फ्रीडम भी दिलाई थी। पर बात करते हैं कैसे क्रिकेट वहाँ पे बढ़ने लग गया। धीरे धीरे क्रिकेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा और वहाँ पे लोग खेलने लगे, पर ब्रिटिश ज़्यादा थे तो ब्रिटिश ज़्यादा खेला करते थे और ब्लैक्स को खेलने नहीं दिया करते थे। ये वाक्य तब हुआ कि 1970 में जब अनऑफिशियल टूर्नामेंट में साउथ अफ्रीका की टीम ने एक भी ब्लैक को अपनी टीम में ना शामिल करने से आईसीसी भड़क गई। आईसीसी के भड़कने और जो नॉन वाइट देश थे वो भी आपस में खुश नहीं थे आईसीसी से और साउथ अफ्रीका से, इसलिए उन्होंने बहुत दबाव बनाया और साउथ अफ्रीका को 21 साल का बैन करवा दिया। तभी पहले वर्ल्ड कप 1975 में साउथ अफ्रीका में नहीं देखने को मिलती बल्कि ईस्ट अफ्रीका में देखने को मिलती है। यही कारण था कि जब 1991 में साउथ अफ्रीका वापस आती है वर्ल्ड कप खेलने के लिए और 1994 में इन्हें आज़ादी मिलती है। ऐसी कुछ वीडियोस मैं लाता रहूँगा। आगे हम देखेंगे, आगे वाली वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से रिलेशन से साउथ अफ्रीका के भारत के साथ और ये क्रिकेट से कैसे जुड़ा हुआ एक रिलेशन और आज तक वो चला आ रहा है। और आगे देखेंगे कि एक वेस्ट इंडीज टीम का पलायन कैसे हो गया क्रिकेट में से और साथ ही देखेंगे कि 6 प्लेयर नॉन वाइट क्या है इन साउथ अफ्रीका। थैंक यू सो मच।